ओके। गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। स्वागत है बच्चों आपका बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग की ऑनलाइन कार्यशाला में। मेरा नाम प्रियंका पांडे है। मैं अभ्युदय नगर मनपा माध्यमिक शाला से हूँ। आज हम कक्षा 10वीं के गणित भाग 2 में नमूना प्रश्न पत्र का प्रश्न क्रमांक 4 इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो जैसे कि बच्चों आपको प्रश्न पत्र का प्रारूप पहले से ही मालूम है, तो आज हम प्रश्न क्रमांक 4 देखेंगे बच्चों। प्रश्न क्रमांक 4 में आपको 3 उप प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 2 हल करना है। प्रत्येक जो है वो 4 अंक के प्रश्न होंगे, यानी कि कुल मिलाकर के 8। 3 प्रश्न पूछे जाएंगे यानी कि 12 नंबर के, जिसमें से कि आपको 2 करने होंगे, अर्थात आपको 8 नंबर का करना होगा। तो 3 में से 2 प्रश्न आपको हल करना है, प्रत्येक 4 अंक के पूछे जाएंगे। अब ये प्रश्न क्रमांक 4 कैसा होता है बच्चों, किस तरीके का ये प्रश्न जो है वो इसमें पूछा जाएगा। तो बच्चों ध्यान में रखना है, प्रश्न क्रमांक 4 में 4 अंक वाले 3 उप प्रश्न पूछे जाएंगे। इनमें से कोई भी 2 प्रश्न आपको हल करना है। यहाँ पूछे गए जो प्रश्न हैं वो पाठ्य पुस्तक के बाहर के हो सकते हैं, परंतु पाठ्यक्रम पर ही आधारित और चुनौतीपूर्ण भी हो सकता है, और संपूर्ण हल सहित उत्तर जो है वो अपेक्षित है। यानी कि बच्चों प्रश्न क्रमांक जो 4 है हमारा, इसमें किस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे बच्चों। सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो ये है बच्चों की बहुत ज्यादा मार्क्स कवर करता है आपके पूरे जो 40 नंबर का आपका जो पेपर होगा, उसमें ये प्रश्न क्रमांक 4 बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक प्रश्न 4 क्रमांक के लिए पूछा जा रहा है, यानी कि ज्यादा कवर कर रहा है, आपका ज्यादा नंबर कवर कर रहा है। और दूसरी चीज बच्चों, ये बाकी प्रश्न के मुकाबले थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण भी होता है। तीसरी चीज बच्चों कि ये पाठ्यक्रम से थोड़ा अलग हो सकता है। पाठ्यक्रम से अलग होने का मतलब ये नहीं है कि कहीं और से कोई भी प्रश्न पूछ दिया जाएगा। पाठ्यक्रम से अलग होने का अर्थात है बच्चों की, हो सकता है कि उसमें थोड़े बहुत नंबर्स जो है, आंकड़े जो है उसमें फेरबदल की जा सके, या कोई और कोई जानकारी जो है, नाम है वो उसमें कुछ परिवर्तन हो जाए। तो इस तरीके से हो सकता है, या फिर जो अपने प्रीवियस आपका नॉलेज है, जो आपने पहले से जो प्रमेय पढ़ा हुआ है या पहले से आपने कोई सवाल किया हुआ है, ये उसी तरीके का भी हो सकता है। तो कहने का अर्थ कि जरूरी नहीं है कि जो आप प्रश्न पहले से आप अपने टेक्स्ट बुक में आपके जो थे आपने किया है या हल के उदाहरण में देखे हुए, ये वैसे का वैसे ये अलग हो सकता है। लेकिन अलग होने का मतलब क्या है कि ये उसके जैसा ही होगा। प्रश्न अलग होगा लेकिन उसका करने का जो तरीका है वो बाकी प्रश्न जैसा ही होगा। ठीक है बच्चों, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो बच्चों हम चैप्टर वाइज कुछ प्रश्न आज डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से प्रश्न आएंगे। तो पहला हम समरूपता लेते हैं बच्चों। त्रिभुज एबीसी में पी क्यू आर क्रमशः भुजा ए बी, ए सी और बी सी का मध्य बिंदु है। तो आप देख सकते हो बच्चों, राइट हैंड साइड पे स्क्रीन पे आपको त्रिभुज एबीसी नजर आ रहा है। इस त्रिभुज एबीसी में बच्चों जो P है, जो Q है बिंदु, और बिंदु R, ये क्रमशः तीनों भुजाओं यानी कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं अर्थात ए बी का, ए सी का और बी सी का मध्य बिंदु है। ये हमको दिया हुआ है। और एक चीज हमको दी हुई है कि हमारा जो ए एस है वो बी सी के परपेंडिकुलर है, यानी कि उसके लंब है। ए एस जो है वो लंब है बी सी के। तो हमें सिद्ध करना है कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है। पी क्यू आर एस, ये जो चतुर्भुज आपको दिख रहा है बच्चों, ये चक्रीय चतुर्भुज है, ये हमको सिद्ध करना है। तो ये देख लेते हैं इसको कैसे हल करना है बच्चों। तो आकृति राइट हैंड साइड पे है हमारे, उत्पत्ति देख लेते हैं इसकी किस तरीके से इसे हल करेंगे। त्रिभुज एबीसी में बिंदु P तथा Q क्रमशः भुजा AB तथा AC का मध्य बिंदु है। ये हमको दत्त अर्थात दिया हुआ है, ये हमने वैसे का वैसे ही लिखा है। त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं के प्रमेय से हमें क्या मिलेगा बच्चों, PQ जो है वो BC के समांतर है, तो इस पर आपको आधा अंक मिल जाएगा।
इसी प्रकार से हम सिद्ध कर सकते हैं, इसी प्रकार से हम सिद्ध कर सकते हैं कि रेख पीबी जो है वो रेख क्यूआर के समांतर है। इसीलिए जो चतुर्भुज पी क्यू आर बी है एक समांतर चतुर्भुज है। अभी हमने ये सिद्ध किया है कि समांतर चतुर्भुज है। अब कोण बी जो है बच्चों, वो कोण पी क्यू आर के बराबर होगा। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण सर्वांग होते हैं बच्चों। रेख एएस जो है वो भुजा बीसी पर लंब है। त्रिभुज एएसबी में क्या दिखाई दे रहा है, कोण एएसबी यह 90 अंश यानी कि 90 डिग्री का है तथा बिंदु पी यह रेखा एबी का मध्य बिंदु है। अब दो दो चीज है बच्चों, ए बी जो है उसका मध्य बिंदु आपको पी दिया हुआ है, और दूसरी चीज त्रिभुज ए एस बी को अगर हम देखते हैं, ए एस बी, तो इस ए एस बी में बच्चों कोण ए एस बी कैसा है, 90 अंश का है बच्चों। ठीक है, ये आपको सवाल में दिया हुआ है ना कि ए एस लंब है बीसी पर, तो ये 90 अंश का ही हो जाएगा। रेख पीएस जो है समकोण है और त्रिभुज एएसबी की मध्यिका भी है। देखो बच्चों, जब मध्य बिंदु दिया हुआ है, जैसे कि जो एस है वो बीसी का मध्य बिंदु है, तो एएस जो रेखा जुड़ रही है बच्चों वो क्या होगी, मध्यिका ही होगी। तो उसी तरीके से पीएस भी क्या हो जाएगी, इसी त्रिभुज की मध्यिका हो जाएगी। क्यों, क्योंकि पी जो है वो ए बी का क्या है, मध्य बिंदु, और मध्य बिंदु को जोड़ने वाली रेखा शीर्ष से क्या कहलाती है, मध्यिका कहलाती है। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर खींची गई मध्यिका लंबाई में कर्ण की आधी होती है, ये आप पहले से जान चुके हो। तो पीएस बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे ए बी, और पीबी हो जाएगा 1/2 गुणे ए बी। बिंदु पी यह रेखा ए बी का मध्य बिंदु है। इस स्टेटमेंट पर भी आपको आधा अंक जो है वो मिल जाएगा। इसी प्रकार बच्चों त्रिभुज पीबीएस हम ले लेते हैं, उसमें पीएस और पीबी बराबर है, पीएस और पीबी ये आपको बराबर है। इसलिए कोण बी जो हो जाएगा वो कोण पीएसबी के बराबर हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज के प्रमेय से। इस पर भी आपको आधा अंक मिल गया, इसको हम कथन 2 दे देंगे। तो कथन 1 और 2 से आपको क्या दिखाई दे रहा है कि कोण पीएसबी ये बराबर है कोण पी क्यू आर के। इस पर भी आपको आधा अंक मिल जाएगा। यानी कि कोण पीएसआर तथा पीएसबी को अगर हम जोड़ते हैं तो हमको 180 अंश मिलता है रेखीय युगल कोण से, आधा अंक मिल गया। इसी प्रकार पीएसआर और पीक्यूआर को भी हम जब जोड़ते हैं तो हमको 180 मिलता है कथन 3 से। यानी कि बच्चों यहाँ पर दोनों जो भी कथन है इसमें हमको दोनों कोणों का योगफल 180 मिल रहा है। तो आपको पता है कि जब सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है तो वो चतुर्भुज किस प्रकार का होता है, चक्रीय चतुर्भुज होता है। तो इसलिए पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है। यहाँ पर जो है वो आपको आधा अंक मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो आपको इस तरीके से जो है उसको हल करना है, तो ये पूरा मिला करके आपको आधा अंक और ये पूरा मिला करके 4 अंक जो है आपको प्राप्त हो जाएंगे। इस तरीके से बच्चों आपको इसे हल करना पड़ता है। हो सकता है कि ये ऐसे जो प्रश्न होते हैं वो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेंगे, लेकिन इसका जो हल करने का जो तरीका है ये बिल्कुल आप ऐसे कई बार कर चुके हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा उसकी अन्य दो भुजाओं को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करे तो वह रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये बच्चों आपका प्रमेय है बीपीटी, जो कि आप कई बार आप इसको कर चुके हो और ये आपकी परीक्षा के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों इस प्रश्न में प्रमेय भी पूछा जा सकता है। जो प्रमेय है बच्चों वो प्रश्न क्रमांक 3 का ब में भी पूछा जाता है और प्रश्न क्रमांक 4 में भी पूछा जाता है। तो ये संभावना है कि इस प्रश्न क्रमांक 4 में भी पूछा जा सकता है। तो प्रमेय हमें यहाँ पर सिद्ध करना है। तो जैसा कि आप बच्चों जानते हो, हमें प्रमेय सिद्ध करने के लिए दत्त साध्य रचना और उत्पत्ति आकृति सहित हल करना होता है। तो इसे हम कैसे करेंगे, पहले बच्चों हम सबसे पहले हम आकृति बनाएंगे। बच्चों आकृति बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना कोई प्रमेय जो है वो सिद्ध ही नहीं किया जा सकता है। बहुत से बच्चे प्रमेय को हल तो कर देते हैं लेकिन आकृति बनाना भूल जाते हैं बच्चों। तो यहाँ पर आपको नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि बिना आकृति के प्रमेय सिद्ध नहीं किया जा सकता है। आकृति बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आकृति बनाएंगे।
त्रिभुज एबीसी की रचना करेंगे, जिसमें हम दिखाएंगे कि AB जो PQ रेखा है वो हमारे रेखा BC के समांतर हम खींचेंगे, और P और Q पर जो हमारी भुजा AB और AC है उस पर प्रतिच्छेदित हो रहा है, ये हम दिखाएंगे। अब हमें क्या लिखना है? सबसे पहले दत्ते, तो आकृति बना लिया, उसके बाद हम लिखेंगे दत्ते। तो त्रिभुज ABC में L जो है समांतर भुजा ABC के है, और रेखा L या भुजा AB को बिंदु P पर तथा भुजा AC को बिंदु Q पर प्रतिच्छेदित कर रही है। दूसरा स्टेप बच्चों, साध्य लिखेंगे। सिद्ध क्या करना है? अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर रही है। तो सिद्ध यही करना है हमें कि इन अन्य दो भुजाओं को, यानी कि BC को छोड़ करके AB और AC को समान अनुपात में विभाजित कर रही है, अर्थात AP बटे PB बराबर AQ बटे QC। तीसरा स्टेप बच्चों, हम लिखेंगे रचना। तो हमें रचना यहाँ पर करनी है, हमें रेख PC तथा रेख BQ को मिला देना है, तो ये भी हमने खींच लिया है। अगली चीज है बच्चों उपपत्ति। उपपत्ति में हम क्या लिखेंगे? त्रिभुज APQ तथा त्रिभुज PQB समान ऊंचाई वाले त्रिभुज है। तो आपको दिखाई दे रहा है APQ और PQB, ये दोनों त्रिभुज बच्चों किस प्रकार के हैं? ये दोनों भी त्रिभुज समान ऊंचाई वाले हैं, और आपको पता है जब ऊंचाइयां समान होती है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके आधार के अनुपात में होता है। तो इसलिए त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQB का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा AP बटे PB के, ये आधार के अनुपात के क्षेत्रफल में है, इसका कारण लिखना जरूरी है। इसी प्रकार से त्रिभुज APQ और त्रिभुज PQC दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात ये हो जाएगा AQ बटे QC, ये भी आधार के अनुपात के क्षेत्रफल में, क्योंकि ये दोनों जो त्रिभुज है उनकी भी जो ऊंचाइयां हैं ये भी समान है। तो इस प्रकार से कथन 1 और 2 हम देखेंगे। PQB तथा PQC में रेख PQ सामान्य आधार है, इसलिए PQ जो है वो रेख BC के भी समांतर है, इसलिए PQB तथा PQC की ऊंचाइयां समान है। तो बच्चों क्षेत्रफल PQB का और PQC का भी बच्चों समान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनकी आधार भी समान है, इनकी ऊंचाई भी समान है, बस आधार सामान्य है और ऊंचाई भी समान है। तो ये दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल कैसा हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अब हमें देखना है कथन 1, 2 तथा 3, तीनों कथन को जब हम टैली करते हैं बच्चों तो हमें क्या मिलता है? त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQB का क्षेत्रफल, ये बराबर हो जाता है त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल बटे PQC का क्षेत्रफल। इसलिए जब बच्चों लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगा, यानी कि AP बटे PB बराबर हो जाएगा AQ बटे QC के, जो कि हमें सिद्ध करना था। तो यहाँ पर हमारा जो प्रमेय है ये सिद्ध हो जाता है। अगर इस तरीके से आप स्टेप वाइज आकृति सहित लिखते हो तो आपको पूर्ण 4 अंक मिल जाएंगे। तो हो सकता है कि इस तरीके से जो है आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। एक और प्रश्न हम इसी चैप्टर का देखेंगे बच्चों, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में के प्रश्न पत्र में पूछा जा चुका है। आपको आकृति दी हुई है, इस आकृति में रेख PA, QB और RC ये तीनों रेख AC पर लंब है बच्चों। तो यहाँ पर आपको रेख AC नजर आ रहा है, इस पर आपको 3 चीजें लंब नजर आ रही हैं, एक PA रेख PA, दूसरा QB और तीसरा RC। तो यहाँ पर 3 चीजें हमको दिख रही हैं बच्चों। अब आकृति में दी गई जानकारी के आधार पर सिद्ध करो। क्या जानकारी आपको दी गई आकृति में? कि PA का मान x है, QB का मान y है और RC का मान z है। तो आपको सिद्ध करना है कि 1/x धन 1/z बराबर 1/y। तो ये आपको सिद्ध करना है बच्चों। तो अब आपको ये सोचना है, आपने कभी ये सवाल पहले देखा नहीं है, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप
इसे किस तरीके से हल कर सकते हो, किस तरीके से सिद्ध करते हो। एक तो बच्चों ये पहले और दूसरे चैप्टर से मिलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर बच्चों पाइथागोरस का प्रमेय कहीं भी एप्लीकेबल नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पे भले ही समकोण त्रिभुज दिया है, लेकिन इससे हमको कुछ मिलेगा नहीं। इसका मतलब हमें फर्स्ट चैप्टर की ओर देखना है, यानी कि समरूपता से ही जो है इसी के ही कुछ प्रमेय को लेकर के हमें इसे सिद्ध करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं कि इसे किस तरीके से सिद्ध करना है बच्चों। तो आकृति आपको दी गई है। अब चूंकि हमको बच्चों सिद्ध क्या करना है, 1/x धन 1/z बराबर 1/y। तो x और z दोनों को हमको 1/x और 1/z को हमें जोड़ना है। अर्थात हमें पहला जो त्रिभुज है PAC और QBC, इसे हम देखेंगे ताकि हमें कुछ x से रिलेटेड मान मिल जाएगा। उसी प्रकार हमें धन 1/z लाना है हमारे जो आंसर है, जो सिद्ध करना है उसमें। तो उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें त्रिभुज RCA और QBA को देखना पड़ेगा। तो इससे हमें समझ में आता है कि हम समरूपता जो इस चैप्टर है उस पर जो आधारित हमारे जो प्रमेय है और अन्य जो सिद्धांत है उसको हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले बच्चों हम लेते हैं त्रिभुज PAC और QBC। इन दोनों त्रिभुज में कोण PAC और कोण QBC, क्या ये दोनों कोण बराबर है? हाँ, ये आपको दत्त। क्यों? क्योंकि दोनों भी 90-90 डिग्री के हैं बच्चों। तो PAC और QBC दोनों 90 अंश के हैं, ये दत्त है, इसलिए हम इसे लिखेंगे ये बराबर है। दूसरी चीज मिल जाती है बच्चों PCA और QCB। इन दोनों भी कोण में C कोण कॉमन लग रहा है बच्चों, यानी कि ये कैसा है, सामान्य कोण है, यानी कि ये दोनों कोण भी बराबर हो जाएंगे। तो कहने का अर्थ त्रिभुज जो PAC है वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज QBC के। तो यहाँ पर हमको ये चीज मिल गई, हमने ये दोनों त्रिभुज को कैसा बना दिया, समरूप बना दिया। तो आपको पता है बच्चों, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, यानी कि PA/QB बराबर हो जाएगा AC/BC के। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं। लेकिन बच्चों यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, आपको यहाँ पर PA का मान x दिया हुआ है और QB का मान y दिया है। तो हम इसे लिख देंगे x/y बराबर AC/BC को हम वैसे का वैसा ही लिखेंगे। विपर्यस्थानुपात ले लेते हैं बच्चों। तो y/x बराबर हो जाएगा BC/AC। इसे हम कथन 1 दे देते हैं। इसी प्रकार से अब हमें क्या करना है बच्चों, हमें त्रिभुज RCA और QBA इन दोनों त्रिभुज को समरूप करना है। तो सेम तरीके से आप इसे भी समरूप कर सकते हो। एक कोण आपको सामान्य मिलेगा, दोनों 90 डिग्री का मिलेगा, और दूसरी चीज क्या मिलेगी आपको, हाँ सामान्य कोण भी मिल जाएगा, और एक आपको कैसा मिलेगा, समकोण मिल जाएगा, यानी कि दोनों भी कोण बराबर हो जाएंगे। तो कोको कसौटी से आप इसको भी समरूप दिखा सकते हो। अगर आप हल करना चाहते हो तो इसे हल करके दिखा सकते हो, नहीं तो आप इसी तरीके से भी लिखोगे तो भी चलेगा। तो अब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए हैं, यानी कि उनकी संगत भुजाओं का अनुपात कैसा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कहने का अर्थ RC/QB बराबर हो जाएगा AC/AB की समरूप त्रिभुज की संगत भुजा। यहाँ पर भी आपको मान दिया हुआ है, RC का मान Z और QB का मान Y। तो Z/Y बराबर AC/AB। इसे भी हम विपर्यस्थानुपात से देखेंगे तो Y/Z बराबर हो जाएगा AB/AC। इसे हम कथन 2 दे देंगे। अब बच्चों हमें हमें सिद्ध क्या करना है, 1/x प्लस 1/z इज इक्वल टू 1/y। तो यानी कि यहाँ पे हमें 1/x और 1/z यहाँ पे जोड़ना है। तो कहने का अर्थ अब हमको हमारा जो कथन 1 और 2 है, क्या इसे जोड़ना पड़ेगा? यस। तो हमने यहाँ पे जोड़ दिया y/x धन y/z बराबर BC/AC धन AB/AC। तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों भी साइड हमको जोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ पर बच्चों y हमारा सामान्य मिल जाता है, कॉमन मिल जाता है, तो y को हमने बाहर ले लिया सामान्य, तो अंदर क्या बचेगा कोष्टक के, 1/x धन 1/z बराबर, क्योंकि यहाँ पर कैसे राइट हैंड साइड में क्या है बच्चों, AC दोनों के भी हर में BC/AC और AB/AC दोनों के भी हर में AC सामान्य है। तो जब नीचे का आपको हर समान मिलेगा तो ऊपर अंश भी आपस में आप उसको योग कर सकते हो। तो BC धन AB/AC।
अब हम देखते हैं बच्चों हमारा BC धन AB क्या है। तो BC धन AB, ध्यान से देखिए आकृति में BC धन AB। तो BC और AB को आप जोड़ दोगे तो आपको पूर्ण AC मिल जाता है बच्चों। ये वाली पूरा जो AC भुजा है ये मिल जाएगी जब आप AB और BC को जोड़ दोगे। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया है, AC बटे AC। अब AC और AC क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो y कोष्टक में 1 बटे x धन 1 बटे z बराबर 1। अब y का हम पक्षांतर कर देते हैं तो 1 बटे x धन 1 बटे z बराबर हो जाएगा 1 बटे y। यही बच्चों हमें सिद्ध करना था। तो इस तरीके से जो है वो अंक आपको प्रत्येक स्टेप के ऊपर दिए जाएंगे और 4 अंक पूर्ण आपको इस तरीके से यदि आप हल करते हो तो आपको मिल जाएंगे। आगे देख लेते हैं बच्चों, पाइथागोरस का प्रमेय। इस चैप्टर से बच्चों मैंने एक प्रमेय लिया है कि सिद्ध करो कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है बच्चों, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। हो सकता है क्वेश्चन 3B में भी ये पूछा जाए या हो सकता है क्वेश्चन नंबर 4 में भी पूछा जा सकता है। तो देख लेते हैं बच्चों, सेम तरीके से जैसे हम प्रमेय हल करते हैं, हमें दत्त साध्य रचना उपपत्ति आकृति सहित करना है। तो सबसे पहले हम आकृति बना लेंगे ABC। इस आकृति में हम लेंगे कोण B को समकोण। तो यहाँ पर हमें एक त्रिभुज लेना है। तो दत्त में हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में, चूंकि ये समकोण है यानी कि ABC एक कोण हमारा जो है वो 90 डिग्री का हो जाएगा। ये हमें सवाल में दिया हुआ है कि किसी समकोण त्रिभुज में, तो ये समकोण त्रिभुज ले लिया हमने। साध्य, सिद्ध क्या करना है कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर बच्चों हमारा कर्ण क्या है, AC, और अन्य दो भुजाएं कौन सी है, AB और BC। तो कर्ण का वर्ग अर्थात AC का वर्ग ये बराबर हो जाएगा अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल यानी कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब हम इसे सिद्ध करने के लिए एक रचना करेंगे। हम बिंदु B से भुजा AC पर लंब डालेंगे यानी कि BD को खींचेंगे। तो ADC हमारा जो है वो एक रेखीय हमको मिल जाएगा। इस प्रकार से हमें रचना करनी है। अब उपपत्ति, उपपत्ति में हम क्या करेंगे बच्चों, समकोण त्रिभुज ABC लेंगे। इसमें BD जो है वो कर्ण AC के लंब है, ये हमने रचना से किया है, इसे हमने रचना द्वारा बनाया है। अब दूसरी चीज बच्चों, तो हमारा त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज BDC, ये तीनों भी त्रिभुज जो बच्चों आप देख रहे हो ABC ADB और BDC, ये तीनों भी त्रिभुज कैसे होंगे बच्चों, समरूप होंगे। क्यों बच्चों, क्योंकि समकोण त्रिभुज की समरूपता से, समकोण त्रिभुजों की समरूपता से ये तीनों भी त्रिभुज जो है वो आपको समरूप मिल जाएंगे। इसे आपको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज बच्चों, अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABC को एक बार हम ADB के साथ ले लेते हैं और एक बार त्रिभुज ABC को हम BDC के साथ लेंगे। यानी कि बड़े वाले त्रिभुज को एक बार पहले छोटे त्रिभुज से लेंगे और बड़े वाले त्रिभुज को एक बार छोटे वाले त्रिभुज के साथ लेंगे। तो चूंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात कैसा हो जाएगा बच्चों, बराबर हो जाएगा AB बटे AD बराबर BC बटे DB बराबर AC बटे AB। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, इसलिए AB बटे AD का मान बराबर हो जाएगा AC बटे AB के। तो हमने इन्हीं मान को क्यों लिया है बच्चों, यहाँ से मैंने जो BC बटे DB है उसे मैंने स्किप कर दिया है क्योंकि यहाँ पर मुझे AB का स्क्वायर मिल जाता है। जब मैं AB कॉमन चीज लेती हूँ तो तिर्यक गुणा करने पर मुझे AB का स्क्वायर मिल जाता है, इसलिए मैंने इन दोनों जो भुजाओं की जोड़ियां हैं इनको मैंने साथ में लिया है। ठीक है, तो मुझे कथन क्या मिल जाता है, AB का स्क्वायर बराबर AD गुणे AC। इसे हम कथन 1 दे देंगे। तो आपको समझ में आया कि हमने इन दोनों ही जोड़ियों को क्यों साथ में लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसी प्रकार त्रिभुज ABC और BDC को भी ले लेते हैं। तो इन दोनों को भी साथ में लिया तो आपको पता है समरूप त्रिभुज की संगत भुजा का अनुपात किस तरीके से लिखा जाता है, AB बटे BD बराबर BC बटे DC बराबर AC बटे BC, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं। अब हम किसे लेंगे बच्चों, इन तीनों जोड़ियों में से हमको तीनों की आवश्यकता नहीं है, हम किसे साथ में लेंगे, हम BC बटे AC बराबर AC बटे BC
इसे साथ में लेंगे, तो ये इसकी हमें आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि जब हम इनका तिर्यक गुणा करते हैं तो हमें बीसी का स्क्वायर मिलता है। तो बीसी स्क्वायर बराबर डीसी इंटू एसी, और यहाँ पर ए बी का स्क्वायर ए डी इंटू एसी। ये हमारा कथन 1 है बच्चों, ये हमारा कथन 2 है। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो साध्य है इसके अनुसार हमें एसी का वर्ग दिखाना है, ए बी स्क्वायर धन बी सी के स्क्वायर पे। तो हमें इन दोनों को जोड़ना होगा। तो हम ए बी का स्क्वायर धन बी सी का स्क्वायर, इन दोनों को बच्चों हम लोग जोड़ लेते हैं। तो इन दोनों को जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा? ए बी का स्क्वायर धन बी सी का स्क्वायर, हमें मिलेगा ए डी इंटू ए सी प्लस डी सी इंटू ए सी। लेफ्ट हैंड साइड को जोड़ रहे हैं तो राइट हैंड साइड को भी आपको जोड़ना पड़ेगा। एसी दोनों भी में भी सामान्य है, तो एसी को हमने क्या ले लिया? बाहर ले लिया कोष्टक के। हमें क्या मिलेगा? एसी बाहर चला गया तो एडी धन, यहाँ पर भी एसी बाहर चला गया तो डीसी। तो एसी गुणे एडी धन डीसी। लेकिन आपका एडी धन डीसी क्या है बच्चों? आकृति हम देखेंगे कि एडी धन डीसी क्या है। जब एडी और डीसी को आप जोड़ते हो तो आपको पूर्ण एसी मिल जाता है। एडी और डीसी को जोड़ने पर पूर्ण एसी जो है वो मिल गया। तो हम क्या लिखेंगे? एसी गुणे एसी, और एसी गुणे एसी अर्थात एसी का वर्ग। तो हमने यहाँ पर सिद्ध कर लिया एसी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर धन बी सी का स्क्वायर, जो कि हमें सिद्ध करना था। समझ में आया बच्चों? आगे देख लेते हैं। वृत्त चैप्टर का ये एक सवाल हम देखेंगे बच्चों। मानो कि बिंदु एम दो परस्पर अंतःस्पर्शी, ये दोनों भी वृत्त, ये बड़ा वाला और ये छोटा वाला, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये दोनों भी वृत्त परस्पर अंतःस्पर्श कर रहे हैं। रेखा ए एम बी इनकी सामान्य स्पर्श रेखा है, तो ए एम बी यहाँ पर आपको सामान्य स्पर्श रेखा दिखाई दे रही है। बड़े वृत्त की एक जीवा सी डी छोटे वृत्त को बिंदु एन पर स्पर्श करती है। तो आपको जीवा सी डी नजर आ रहा है बच्चों। छोटे वृत्त को बच्चों वो एन पर स्पर्श कर रही है, और बड़े वृत्त की जीवा जो सी एम है तथा जीवा डी एम छोटे वृत्त को क्रमशः बिंदु पी तथा आर पर प्रतिच्छेदित करे। तो सिद्ध करना है कि कोण सी एम एन ये सर्वांगसम है कोण डी एम एन के। कोण सी एम एन सर्वांगसम कोण डी एम एन, इसे हम सिद्ध करेंगे। तो देख लेते हैं बच्चों इसको। तो बच्चों यहाँ पे पहले हमें रचना करनी है, हमें रेख एनआर जो है वो खींचना है। तो यहाँ पे हमने बच्चों यहाँ पे एनआर जो है, अब देख रहे हो आकृति में, एनआर को हमने यहाँ पे रचना करके इसे खींच लिया है। अब रेख सी डी छोटे वृत्त को बिंदु एन पर स्पर्श करती है तथा रेख एनआर छोटे वृत्त की एक जीवा है। तो स्पर्श रेखा छेदन रेखा प्रमेय से बच्चों आपको कोण डीएनआर और कोण एनएमआर जो है वो सर्वांगसम मिल जाता है। इसी प्रकार रेख ए बी जो है वो बड़े वृत्त को एम स्पर्श करती है तथा रेख सी एम जो है वो बड़े वृत्त की जीवा है। इसलिए कोण सी एम ए ये सर्वांगसम कोण सी डी एम के मिल जाएगा, ये भी स्पर्श रेखा छेदन रेखा प्रमेय से। रेख ए बी छोटे वृत्त को बिंदु एम स्पर्श करता है तथा रेख एन एम इसकी जीवा है। तो सेम तरीके से स्पर्श रेखा छेदन रेखा प्रमेय से कोण एन एम ए सर्वांगसम कोण एन आर एम मिल जाएगा। अब त्रिभुज एनडीआर में कोण एनआरएम एक बहिष्कोण है। हम बच्चों एनडीआर देखेंगे। एनडीआर में क्या मिल रहा है? एन डी और आर। इस त्रिभुज में बच्चों आपको एक कोण है एनआरएम, ये बहिष्कोण मिल रहा है। तो दूरस्थ अंतःकोण प्रमेय आप बच्चों 9वीं कक्षा में पढ़ चुके हो। तो कोण एनआरएम बराबर कोण डी धन कोण डी एन आर के बराबर हो जाएगा दूरस्थ अंतःकोण के प्रमेय से। इसीलिए कोण एनएमए बराबर हो जाएगा कोण सीएमए धन कोण एनएमआर के, कथन 3, 2 तथा 1 से। अब बच्चों कोणों
के योगफल से हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, कोण NMA बराबर हो जाएगा कोण NMC धन कोण CMA के। अब 5 और 6 को बच्चों हम लोग ध्यान से देखेंगे। हमारा 5 और 6 पर देखने से हमें पता चलता है हमारा जो कोण NMC धन कोण CMA है वो बराबर मिल जाएगा कोण CMA धन कोण NMR के। अर्थात इसे अगर हम टैली करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कोण NMC और NMR कैसे मिलेंगे, बराबर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि CMA और CMA यहाँ पर बच्चों कैसा है कि कॉमन मिल जा रहा है, इसलिए कोण NMC और NMR कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी कि कोण NMC NMD के बराबर हो जाएगा। उसी कोण को आप दूसरे तरीके से इसका नाम बोल सकते हो। तो कहने का अर्थ कोण जो CMN है वो कोण DMN के सर्वांग सम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप हल कर सकते हो। भूमितीय रचनाओं में कुछ सवाल हम देख लेते हैं बच्चों। त्रिभुज RST समरूप है त्रिभुज XYZ के। त्रिभुज RST में RS का मान 4.5, RST का मान 40 डिग्री, ST का मान 5.7 और RS बटे XY का मान 3/5 दिया हो तो त्रिभुज RST और XYZ की रचना करनी है। यहाँ पे हमें समरूप त्रिभुजों की रचना करनी है। आप जैसा कि जानते हो बच्चों, समरूप त्रिभुजों की रचना दो तरीके से की जाती है। जब आपको कोई जो कोण है वो सामान्य मिलता है दो त्रिभुजों में तब, या फिर जब सामान्य नहीं मिलता है तब। तो ये कौन सा प्रकार है, यहाँ पर कोई भी कोण जो है यहाँ पर सामान्य दोनों भी त्रिभुजों में नहीं है, यानी कि दोनों त्रिभुज हमें अलग अलग तरीके से बनाना है। लेकिन दूसरी चीज बच्चों, यहाँ पर हमको RST त्रिभुज के सारे मान दिए हुए हैं, यानी कि आप त्रिभुज RST तो बना सकते हो, लेकिन त्रिभुज XYZ बनाने के लिए हमें पहले XYZ त्रिभुज के सारे भुजाओं का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बच्चों पहले हम मान ज्ञात करेंगे। त्रिभुज RST की जो लंबाई है उसमें समाविष्ट कोण का माप आपको दिया हुआ है, तो RST त्रिभुज हम बना लेंगे। अब हमें निकालना है XYZ के सारे मान। तो हम समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं आपको ये पता है, तो RS बटे XY बराबर हो जाएगा ST बटे YZ बराबर 3/5। ये आपको सवाल में यहाँ पर दिया हुआ है कि RS बटे XY का मान 3/5 है, तो हम यहाँ पर इसे लिख देंगे। साथ ही साथ आपको RS और ST का भी मान दिया हुआ है। RS का मान 4.5 और ST का मान 5.7, ये दोनों भी हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। और अब एक एक हम साथ में लेंगे ताकि हम मान निकाल सके, यानी कि 4.5 बटे XY को एक बार हम लेंगे 3/5 के साथ, और उसी प्रकार से सेम तरीके से YZ का भी मान निकालेंगे। तो XY का मान हमें मिल जाएगा 7.5 और YZ का मान मिल गया हमें 9.5। साथ ही साथ बच्चों दो भुजाएं तो मिल गई, तीसरी भुजा का मान तो नहीं हम ज्ञात करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमको कोण का माप दिया हुआ है, यहाँ पर कोण का माप दिया हुआ है ना। RST दिया है बच्चों हमको 40, तो RST का समरूप कोण कौन सा होगा, XYZ, वो भी 40 का हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर पहले हम RST त्रिभुज की रचना करेंगे। इसके सारे मान आपको सवाल में पहले से ही दिए हुए हैं, और XYZ इस त्रिभुज के सारे मान हमने यहाँ पर निकाल लिए हैं। XY का और YZ का मान निकाल लिया है, और एक कोण का माप निकाला है 40 डिग्री। तो पहले हम त्रिभुज RST की रचना करेंगे, जिसके के मान हमें दिए हुए हैं। आधार लेंगे हम 5.7 और RS खींचेंगे 4.5 का, और कोण बनाएंगे हम। पहले हम कोण बनाएंगे RST 40 डिग्री का, और फिर हम चाप काटेंगे 4.5 का। तो इस तरीके से हमारा पहला त्रिभुज बन जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा त्रिभुज बनाने के लिए हम YZ का मान रखेंगे 9.5 और फिर कोण बनाएंगे XYZ 40 डिग्री का, और फिर हम चाप काटेंगे 7.5 का। इस तरीके से बच्चों हमारे जो दोनों भी त्रिभुज है वो आपको समरूप जो है वो मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हम दोनों भी त्रिभुजों को समरूप दिखा सकते हैं। तो ये पहला तरीका होगा। तो हो सकता है इस तरीके से आपको जो है वो रचना एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए पूछा जाए बच्चों। तो आप हल करोगे उस पर भी आपको नंबर मिलेगा, और जो आप रचना बनाओगे उस पर भी आपको जो है वो अंक प्राप्त हो जाएगा। ये दूसरा सवाल है बच्चों,
इस सवाल में आप देख सकते हो त्रिभुज पी क्यू आर समरूप त्रिभुज पीएमएन के दिया हुआ है। त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू का मान 4, क्यू आर का मान 5, पी आर का मान 6। तो पी क्यू आर और पीएमएन की रचना करनी है कि हमें पी आर बटे पीएन का मान 5/3 मिले। अब बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि समरूप त्रिभुज की रचना आप दो तरीके से कर सकते हो, जब आपको कोई कोण सामान्य मिले तब, या न मिले तब। तो पहला जो मैंने इसके बताया उसमें क्या था, हमको कोई भी कोण सामान्य नहीं मिला था। लेकिन इस सवाल में क्या है बच्चों, हमें सामान्य मिला है। पी क्यू आर और पीएमएन में कोण जो पी है ये सामान्य कोण है, तो इसे बनाने का तरीका अलग है। तो इसमें आपको हल करने की जरूरत नहीं, आपको मान जो है वो अगर PQR का दिया है तो PMN के मान सारी भुजाओं के निकालने की आवश्यकता नहीं है बच्चों, ये हम डायरेक्टली इसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो किस तरीके से हम इसे बनाएंगे, सबसे पहले बच्चों हम PQR की रचना करेंगे, जिसमें PQ का मान क्या दिया होगा, 4 आपको दिया हुआ है, और PR का मान 6 दिया हुआ है। QR का मान 5 सेंटीमीटर दिया है, यानी कि पहले तो हम PQR त्रिभुज बना लेंगे क्योंकि उसके सारे मान हमको दिए हुए हैं। फिर हम PR लेंगे, इस PR को हमें 5 समान भागों में बांटना है। इसका अर्थात हम यहाँ पर एक न्यून कोण जो है उसकी रचना करेंगे और फिर हम इसे 5 समान भागों में बांट देंगे। उसके बाद बच्चों तीसरे भाग के रेखाखंड के अंत बिंदु को N नाम दे देंगे। बिंदु N से QR के समांतर रेखा खींचेंगे, यह रेखा PQ को जहां प्रतिच्छेदित करती है उसे नाम M देंगे। त्रिभुज PQR के समरूप त्रिभुज PMN एक अभिष्ट त्रिभुज, यही हमें चाहिए था बच्चों। तो इस तरीके से क्या है, ये दूसरा तरीका है बच्चों जिससे कि आप समरूप त्रिभुजों की रचना कर सकते हो। निर्देशांक भूमिति का ये सवाल बच्चों, ये भी देख लेते हैं, ये भी 4 नंबर के लिए हो सकता है कि पूछा जाए। आपको त्रिभुज ABC दिया हुआ है, इसमें निर्देशांक दिए गए, आपको मान दिए गए हैं, A -1,1, B 5,-3 और C का मान 3,5 इस तरीके से दिया हुआ है। अब इन शीर्ष बिंदु वाले त्रिभुज की मध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर मध्यिका की लंबाई हम कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों, तो मध्यिका की लंबाई ज्ञात करने के लिए बच्चों यहाँ पर बिंदु D, E और F, ये बच्चों भुजाओं AC, BC और AB का मध्य बिंदु है, क्योंकि ये मध्यिकाएं हैं आपका AD, BE और CF, ये मध्यिकाएं हैं। तो कहने का अर्थ कि D, E और F ये मध्य बिंदु हो जाएगा बच्चों। तो पहले बच्चों इसकी लंबाई अगर आपको ज्ञात करनी है मध्यिकाओं की, तो पहले आपको बिंदु D, E और F का जो है वो निर्देशांक ज्ञात करना पड़ेगा कि कितना है। तो इसे हम किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, चूंकि B और C का मान दिया हुआ है तो मध्य बिंदुओं के प्रमेय से बच्चों हम D का मान निकाल सकते हैं। उसी प्रकार A और C का मान दिया हुआ है तो हम मध्य बिंदु के प्रमेय से E का भी जो निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। उसी प्रकार A और B का दिया है तो F का भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बारी बारी से D का पहले निकालेंगे निर्देशांक। तो X और Y, X1 Y1 हमने इसे माना है, तो मध्य बिंदुओं के प्रमेय से हमें D का निर्देशांक 4,1 मिल जाएगा। उसी तरीके से मध्य बिंदु के सूत्र से हमें E का भी निर्देशांक ज्ञात हो जाएगा 1,3। सेम उसी तरीके से हमें F का भी निर्देशांक मिल जाएगा 2,-1। तो मध्य बिंदु के सूत्र से हम तीनों भी जो बिंदु है उसका मान हम ज्ञात कर लेंगे। अब दूरी का सूत्र लगाएंगे बच्चों, और दूरी का सूत्र क्या होता है, AD बराबर करनी में x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, दूरी के सूत्र से भी इसका जो मान है वो निकाल सकते हो। तो AD की लंबाई कितनी मिल गई, 5, यानी कि AD क्या है, इसकी मध्यिका है जिसकी की लंबाई आपको 5 मिल जाती है। उसी मैडम तरीके से 5 हम मिनट BC बाकी है। की, हाँ सर, उसी तरीके से हम BE की लंबाई ज्ञात करेंगे, 2 करड़ी में 13, और उसी तरीके से हम
जो CF का मान है करड़ी में 37 ज्ञात कर सकते हैं। एक लास्ट सवाल बच्चों हम देख लेते हैं। सेक थीटा का मान यदि 13/12 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात आपको ज्ञात करने हैं। तो त्रिभुज ABC में हम मान लेते हैं कि कोण C हमारा थीटा है, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, AC/BC। आपको पता है, तो सेक थीटा का मान दिया है 13/12, यानी कि AC/BC का मान 13/12 हो जाएगा। यानी कि AC बराबर 13 के मानेंगे और BC बराबर 12 के मानेंगे। तो समकोण त्रिभुज में आप पाइथागोरस का प्रमेय लगा दोगे बच्चों, तो आपको किसका मान मिल जाएगा, AB का मान ज्ञात हो जाएगा। और तीनों मान ज्ञात होने पे आप बारी बारी से सारे जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक और कॉट, इनको आप सारे त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कर सकते हो। साइन थीटा आपको पता है, सम्मुख भुजा बटे कर्ण, तो AB/AC हमने निकाल दिया 5k/13 के कैंसिल हो गया 5/13। उसी प्रकार से कॉस थीटा संलग्न भुजा बटे कर्ण, तो आपको मिल जाएगा 12/13। उसी प्रकार से टैन थीटा सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा 5/12। फिर कोसेक थीटा और कॉट थीटा के लिए हम इसका विपर्यस्थानुपात, कोसेक थीटा का जैसे मान आपको ज्ञात करना है तो 1/sin थीटा आप कर सकते हो, तो 13/5 मिल जाएगा। और कॉट थीटा के लिए आप क्या कर सकते हो, टेन थीटा का मान अगर 5/12 है तो आपको कॉट थीटा कितना मिल जाएगा, 12/5। तो इस तरीके से हो सकता है बच्चों की ये 4 नंबर के लिए आपको पूछा जा सके, क्योंकि इसका जो अगला एक्सरसाइज है वो इस पाठ्यक्रम में उसको निकाल दिया गया है, तो चांसेस है कि इस तरीके का सवाल जो है आप 4 मार्क्स के लिए पूछा जा सके। तो बच्चों किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है तो हाथ उठाओ बेटा। किसी को कुछ पूछना हो तो हाथ उठाओ बेटा।